नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं प्रेशर, जिसे हम कहते हैं दाब। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। दाब, देखो दाब क्या होता है। देखो, ये जो आपके सामने बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड का कोई ना कोई क्षेत्रफल जरूर होगा, कोई ना कोई एरिया जरूर होगा। मैं इस पूरे क्षेत्रफल में से 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लेता हूं। मान लो ये जो एरिया है ना, मैंने एज्यूम किया है कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का है। ये जो एरिया है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का है। तो इस एकांक क्षेत्रफल पर, इस 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या है, दाब है। क्या है दाब, जिसे अपने बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर की परिभाषा आपको समझ में आई? वापस से मैं बोलता हूं, सुनना दोस्तों। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। यानी यूनिट एरिया पे आप कितना परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो, वही आपके लिए क्या है, प्रेशर है, दाब है। ठीक है, कहीं पे भी क्षेत्रफल ले लो, पर वो क्षेत्रफल होना कि एक एकांक यूनिट, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लंबवत कितना बल लगा रहे हो, लंबवत कितना बल लगा रहे हो, वही आपके लिए क्या है, दाब है, प्रेशर है। तो करें दोस्तों, प्रेशर पढ़ते हैं और जो एग्जाम का प्रेशर अपने पे होता है, इस प्रेशर के माध्यम से उसको दूर करते हैं। तो देखिए, अपना टॉपिक कौन सा है, अपना टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर जिसे हम कहते हैं दाब, है ना। दाब क्या है, देखो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल, जिसे अपने बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंबवत बल दाब, यानी प्रेशर कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल ही क्या कहलाता है दोस्तों, दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। तो यहां से अपने प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखो प्रेशर का, प्रेशर जो दाब होता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आप देखो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट मात्रक क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, पास्कल के नाम से जानते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पास्कल। पास्कल को सम्मान देने के लिए दाब का मात्रक क्या हो गया, पास्कल हो गया। यानी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, एक पास्कल जो होता है, एक पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। एक जो पास्कल होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एकांक क्षेत्रफल पर, यूनिट एरिया पर आप कितना बल लगा रहे हो, वही क्या है, दाब है। दाब होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल पर आप कितना बल लगा रहे हो, वही अपने लिए क्या है, वही अपने लिए दाब है, प्रेशर है। ठीक है, तो देखो दाब के मात्रक क्या क्या होते हैं वो अपने एक साथ में लिखेंगे। पहले आप इसको नोट करो, फिर अपने आगे चलते हैं।
तो ये कहानी आपको समझ में आई। अब देखो दाब के अपने अगर मात्रक देखें, यूनिट देखें, तो यूनिट क्या क्या निकल के आती है। दाब की अगर अपने यूनिट देखें तो यूनिट क्या क्या निकल के आती है। पहली निकल के आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अभी बताया था। दूसरी निकल के आती है पास्कल, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरी निकल के आती है, एक निकल के आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक निकल के आती है पास्कल। एक जो यूनिट होती है ना दोस्तों, वो होती है बार। बार भी किसकी यूनिट है? बार भी जो होती है वो दाब की यूनिट है। एक जो यूनिट होती है ना वो होती है टोर। क्या होती है? टोर। टोर भी किसकी यूनिट है? दाब की यूनिट है। तो देखो दाब कितनी यूनिट हो गई। अब कुछ रिलेशन मैं बताता हूँ आपको। एक जो बार होता है ना, एक बार वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, एक तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। और एक टोर होता है ना, वो 133.8 पास्कल के बराबर होता है। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये रिलेशन और ये यूनिट आप ध्यान में रखोगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, टोर, ये सब किसके मात्रक है? ये सब दाब के मात्रक है। एक बार 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है और एक टोर 133.8 पास्कल के बराबर होता है। तो ये सब अपने यूनिट हो गई। अब देखो दोस्तों, एक बात आपको समझ में आई होगी, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अगर हम दाब और क्षेत्रफल के बीच में देखें ना, तो एक रिलेशन अपने को देखने को मिल रहा है कि दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है ना, दाब क्या होता है? कम होता है। और जैसे जैसे क्षेत्रफल घटता है, दाब क्या होता है? अधिक होता है। कैसे सर? ये बात आप एग्जाम्पल देके समझाओ, तब मुझे समझ में आएगी। देखो, मिट्टी में चौड़े टायरों वाली गाड़ी आसानी से चल लेती है, जबकि पतले टायरों वाली गाड़ी आसानी से नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि जो चौड़े टायरों वाली गाड़ी होती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण वो आसानी से चल लेती है। जबकि पतले टायरों वाली गाड़ी होती है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब अधिक लगता है, जिसके कारण वो रेगिस्तान में आसानी से नहीं चल पाती है। ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है, लेकिन यही बकरी और मनुष्य होता है वो आसानी से चल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पैरों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है? वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण प्रेशर, दाब है, वो क्या होता है? वो कम महसूस होता है, जिसके कारण ऊंट आसानी से चल लेता है। और व्यक्ति का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण व्यक्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पैरों का नीचे का सतही क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण दाब वो क्या करता है? अधिक महसूस करता है। समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई? प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब देखो, एक गुब्बारे की बात करते हैं, बैलून की बात करते हैं। एक गुब्बारे की बात करते हैं, बैलून की बात करते हैं। तो बैलून को अगर आप ऐसे हथेली से दबा के फोड़ना चाहोगे ना, तो आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हथेली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, तो दाब कम, दाब क्या हो जाएगा? कम। अब गुब्बारे को फोड़ने के लिए आपको दाब बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वही बैलून अगर अपने पतली सुई से तोड़ना चाहते हैं, पतली सुई से फोड़ना चाहते हैं, तो वो आसानी से फूट जाता है। पतली सुई टच करते ही बैलून फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पतली सुई, नुकीली कील होती है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जिसके कारण दाब क्या होता है? अधिक महसूस होता है। कील को आगे से नुकीली क्यों बनाया जाता है? ताकि बल लगाने पर दाब क्या हो जाए? बढ़ जाए। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा, यही कील को अगर आप उल्टी साइड से ठोकते हो ना, तो वो जाती नहीं है। क्यों? क्षेत्रफल ज्यादा है, दाब अपने को क्या होगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा, मुड़ जाएगी वो। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, है ना? एक पतली सुई से गुब्बारा आसानी से फूट जाता है, जबकि मोटी सुई से नहीं, या हथेली से नहीं। रेगिस्तान में बड़े टायरों वाली गाड़ी आसानी से चलती है। ये सब बातें प्रेशर की एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तब तक आप इसको नोट करो, फिर अपने आगे चलते हैं। चले आगे, चलो।
यानी क्या बात ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल और दाब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए कुछ नोट डाल के आपको पॉइंट लिखने हैं, नोट डालना है और नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है सुई कील, है ना, आदि को आगे से नुकीली बनाया जाता है। क्यों? ताकि दाब अधिक महसूस हो। ठीक है। हाथ की तुलना में एक पतली सुई से गुब्बारा आसानी से फूट जाता है। ठीक है, फूट जाता है ना। तीसरा पॉइंट, देखो दलदल में कोई व्यक्ति फंस जाता है ना तो उसको लेटने की सलाह दी जाती है। क्यों? वो लेटेगा ना तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो धंसेगा धीरे धीरे, है ना। तो देखो दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है। ठीक है। वाहनों के जो टायर होते हैं, बड़े वाहनों के, है ना, बड़े बड़े वाहन होते हैं, उनके टायर, वे जहाज का जो पेंदा होता है उसे चौड़ा रखने को बोला जाता है। सुई कील आदि को आगे से नुकीली बनाया जाता है। हाथ की तुलना में एक पतली सुई से गुब्बारा आसानी से फूट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है। वाहनों के टायर व जहाज का पेंदा चौड़ा रखने को बोला जाता है। ये बात समझ में आई क्या आपको अच्छे से? ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट, इसमें जो बात आएगी वो क्या आएगी? वो बात ये आएगी कि ऊंचाई पर हम जाते हैं ना। अच्छा, एक टॉपिक बताता हूं मैं आपको, जिसे आपने बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। पहले वायुमंडलीय दाब बताते हैं, फिर ऊंचाई की कहानी देखते हैं। पहले इसको नोट करो आप, फिर अपने आगे चलते हैं। अच्छे से नोट किया आपने? अब देखो अपने पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, जिसे आपने कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज है दोस्तों? देखो हमारे आसपास चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है।
और वायुमंडल अपने पर क्या लगाता है, दाब लगाता है। इसी दाब को अपने क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब को जिस डिवाइस से मापा जाता है उस डिवाइस को अपने बोलते हैं बैरोमीटर। सामान्यतः दाब होता है वो किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से मापा जाता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। और इसी बैरोमीटर का आविष्कार किया था टोरिसेली ने। किसने किया था, टोरिसेली ने। तो वायुमंडल के द्वारा लगने वाला दाब ही क्या है, वायुमंडलीय दाब है ना। वायुमंडल के द्वारा लगने वाला दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। वायुमंडल के द्वारा लगने वाला दाब ही क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, इसका मापन जो होता है, मेजरमेंट होता है, तो जिसके द्वारा किया जाता है वो होता है बैरोमीटर। वो क्या होता है, बैरोमीटर, है ना। वायुमंडलीय दाब का मापन जिससे किया जाता है वो क्या है, बैरोमीटर है। ठीक है, और इसी बैरोमीटर का जो आविष्कार है, इसी बैरोमीटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था, वो किया था टोरिसेली ने। किसने किया था, टोरिसेली ने किया था। ठीक है, अब एक बात बताता हूं, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, घट जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण फाउंटेन पेन जो होता है उससे स्याही जो होती है वो रिस जाती है या निकल जाती है। ठीक है, ठीक है, और ऊंचाई पर खाना बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या खाना बनाने में या पकाने में ज़्यादा समय लगता है। ऊंचाई पर खाना पकाने में ज़्यादा समय लगता है। वायुमंडल के द्वारा लगने वाला दाब ही वायुमंडलीय दाब होता है। मापन बैरोमीटर से करते हैं, आविष्कार किया था टोरिसेली ने। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसके कारण फाउंटेन पेन से स्याही होती है वो रिस जाती है। ऊंचाई पर खाना बनाने में भी क्या होता है, अधिक समय लगता है। नोट कीजिए इसको। ठीक है, अब देखो दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने को कुछ मौसम से संबंधित जानकारियां भी देती है। बैरोमीटर की रीडिंग के आधार पर अपने मौसम संबंधी कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। क्या है वो देखते हैं अपने। अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाती है तो आंधी या तूफान आने की क्या होती है, संभावना होती है। बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरती है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है
है ना, सॉरी, बारिश होने की संभावना होती है, और बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। तो बैरोमीटर की क्या कहानी है, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाए, आंधी या तूफान आने की संभावना, धीरे धीरे नीचे गिरे, बारिश होने की संभावना, धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। ये कहानी होती है बैरोमीटर की। तो देखो बैरोमीटर के पाठ्यांक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। तो क्या वर्ड लिखा है मैंने, बैरोमीटर, वर्ड क्या लिखा है, बैरोमीटर, बैरोमीटर के पाठ्यांक यानी रीडिंग, बैरोमीटर के पाठ्यांक यानी रीडिंग से संबंधित प्रश्न। है ना। अब यह प्रश्न है क्या, देखो बैरोमीटर की रीडिंग, है ना, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाए तो क्या आता है, आंधी या तूफान आने की क्या होती है, आने की संभावना है, आंधी या तूफान आने की क्या होती है, संभावना होती है। बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे कम हो जाए तो क्या होता है, मौसम साफ रहने की क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, सॉरी, धीरे धीरे कम होए तो बारिश होने की संभावना होती है, मौसम साफ तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तब होगा, है ना। बारिश होने की क्या होती है, संभावना होती है। और तीसरा है बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो क्या होगा, तो मौसम साफ रहने की संभावना है, मौसम साफ रहने की क्या है, संभावना होती है। तो बैरोमीटर से रिलेटेड आप ये क्वेश्चन कर सकते हो ना दोस्तों। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है। इसका आविष्कार टोरिसेली ने किया था। वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घट जाता है ना। वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, क्योंकि अंदर का दाब ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो दाब हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाता है। खाना बनाने में दिक्कत आती है ना। ये कुछ बातें हैं। बैरोमीटर से रीडिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से कम हो जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। तूफान ही नहीं है, तूफान है ना। तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे कम हो जाए तो बारिश होने की संभावना होती है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ रहने की संभावना है। समझ में आई कहानी? इसको नोट कीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं।
अब देखो अपने इसी में बढ़ते हैं एक नियम जिसे अपने बोलते हैं पास्कल का नियम। किसका नियम? पास्कल का नियम। दाब चैप्टर में एक नियम आता है जिसे अपने बोलते हैं पास्कल्स लॉ। देखो इधर सुनो, ये मान लो एक बंद पात्र है। पास्कल ने क्या बात बताई थी? यह एक बंद पात्र है ना। ये जो बंद पात्र है ना दोस्तों, पास्कल ने कहा था अगर गुरुत्वीय बल को, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर अपने नेग्लेक्ट मान लो गुरुत्वीय बल है ही नहीं, तो किसी बंद पात्र में सॉरी, यदि गुरुत्वीय बल को नगण्य मान लिया जाए तो किसी बंद पात्र में लगाया गया दाब उस पात्र में भरे हुए द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित कर दिया जाता है। मान लो ये एक बंद पात्र है और इसके अंदर अपने ने कोई द्रव भर रखा है। इसके अंदर अपने ने क्या भर रखा है? कोई द्रव भर रखा है। ये मैंने इसके अंदर द्रव भर दिया, ये इसके अंदर मैंने कोई द्रव भर दिया, ठीक है। ठीक है, एक बंद पात्र में भरे गए द्रव पर यदि अपने दाब लगाते हैं तो वो दाब उस द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए? गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स नगण्य होना चाहिए, न के बराबर होना चाहिए। तो इसने क्या स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट देखो अपने लिखते हैं। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी बंद पात्र में भरे गए द्रव पर दाब लगाया जाए तो वह दाब सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। यदि किसी बंद पात्र में भरे गए द्रव पर दाब लगाया जाए तो वह दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है ना। गुरुत्वीय बल है वो अपने क्या मान रहे हैं? लगभग नगण्य मान रहे हैं। नगण्य बोले तो न के बराबर। यदि गुरुत्वीय बल लगभग नगण्य है तो किसी बंद पात्र में दाब लगाते हो तो वह दाब सभी दिशाओं में समान रूप से क्या हो जाता है? संचरित हो जाता है। यही किसका नियम है? यही पास्कल का नियम है, ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूं, क्वेश्चन बनता है पास्कल के नियम पर कौन कौन सी चीजें आधारित है। तो आपने एक लिफ्ट का नाम सुन रखा होगा जिसे अपने बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट
हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब किस पर आधारित है? ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। और पास्कल ने क्या कहा था, अगर हम किसी बंद पात्र पर, है ना, किसी बंद पात्र पर दाब लगाए तो वह दाब बंद पात्र में भरे गए द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों, अच्छे से अच्छी सी कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चले, चलो पहले इसको नोट करो।